अपने सारे शौक ससुराल जाकर पूरा करना। सालू तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रही थी, तभी पापा ने आवाज़ दी, सालू इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सालू ने कहा, पापा अभी मुझे बहुत देरी हो रही है, ऑफिस का समय हो गया है, शाम को बात करते हैं। पापा ठीक है जाओ, और वह निकल गई। उससे तो लखन जी ने जाने को कह दिया, किंतु उसके जाते ही मीना जी पर बरस पड़े। यह सब तुम्हारे लाड़ प्यार का ही करा धरा है, जो लड़की बात तक करने को तैयार नहीं। क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? अगर करनी ही है तो अपने घर जाकर करे, कम से कम उसकी शादी कर अपने भार से मुक्त हूँ। मैं कहता हूँ कि समझाओ उसे, वह तो ना समझ है, पर तुम्हारी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए हैं। तभी मीना जी आंखों में आंसू भरकर रोते हुए चुपचाप चाय के बर्तन उठाए और किचन में चली गईं। किचन में जाकर वे अपने आंसुओं को नहीं रोक पाईं। कोमल, जो कि उनकी बहू थी, चुपचाप खड़ी खड़ी देख रही थी। उसकी समझ में भी नहीं आया कि वह क्या कहे। तभी बेटे विजय की आवाज़ आई, कोमल कहाँ हो? मेरा टिफ़िन कहाँ है? मेरा ऑफिस बैग निकाला तुमसे नहीं? कोई काम समय पर नहीं होता, पता नहीं क्या करती रहती हो। बड़बड़ाते हुए निकल गया। निया आंखों में आंसू लिए उसे जाते देखती रही। शाम को चाय पीने के बाद लखन जी बहुत बेचैनी से सालू के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी फ़ोन पर बात करते हुए सालू ने घर में प्रवेश किया। सालू, अब समय है। लखन जी की आवाज़ गूंजी। हाँ पापा, आती हूँ। मीना जी बोली, थकी हुई आई है, पहले उसे कुछ चाय पानी तो लेने दो। लगभग चीखते हुए लखन जी बोले, तुम चुप रहो। तभी आवाज़ सुनकर सालू अपने कमरे से निकल कर आई और उनके पास बैठते हुए बोली, हाँ पापा पूछिए, क्या पूछना है? आपको मुझसे ध्यान से सुनो और मुझे तुम्हारी सहमति सी चाहिए। मैं ना नहीं सुनना चाहता। मैंने कल विनायक और उसके माता पिता को बुलाया है। वे कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। हर हालत में यह रिश्ता पक्का करना चाहता हूँ, क्योंकि परिवार और लड़का मुझे उपयुक्त लगे और मैं तुमसे केवल हाँ ही सुनना चाहता हूँ, ताकि शादी कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँ। सालू बोली, पापा जब सारा निर्णय का आप ले ही चुके हो तो फिर मुझसे क्या पूछना है? आपने तो मुझे बोलने तक का हक नहीं दिया कि मैं अपने जीवन के इतने अहम फैसले के बारे में सोच भी सकूं। पापा, क्या तुम इतनी बड़ी और समझदार हो गई हो कि मेरे जीवन का अनुभव तुम्हारे सामने बेकार है? नहीं पापा, मैं यह नहीं कह रही, किंतु मुझे भी अपनी बात रखने का मौका तो दें। विजय भी ऑफिस से आ गया और वह भी वहीं बैठ गया। कोमल सबके लिए चाय बनाकर वहीं ले आई और वह एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि ससुर सामने उसे बैठने की अनुमति नहीं थी। सालू ने बातों का सिरा पकड़ते हुए बात शुरू की, पापा मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। कारण मेरे भी अपने भी कुछ अरमान हैं, इच्छाएं हैं, जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, ताकि कोई मुझे ये ना सुना पाए कि तुम्हें खाना कपड़ा देता हूँ, सिर पर छत मेरे कारण है। पापा, तू ये कैसी बातें कर रही है? अपने शौक अरमान सब जाकर अपने पति के घर पूरे करना। यदि पति और सास ससुर अनुमति दे तो, और यदि उन्होंने अनुमति नहीं दी तो कब और कैसे करूँगी? ये सब फिजूल की बातें हैं। ग्रेजुएशन कर लिया, शादी ब्याह कर अपनी गृहस्थी में रम जाओ। औरतों को तो बस यही शोभा देता है। जीवन भर अपनी स्वतंत्रता दूसरों की इच्छा पर गिरवी रख दो और फिर वो जैसा नाचना चाहे नाचो। हर बात के लिए ताने उल्हाने सुनो, और यदि तकलीफ में रोने का मन करे तो उसकी भी आज़ादी नहीं। घुट घुट कर सास ससुर पति बच्चों की तीमारदारी में अपने अस्तित्व को ही भुला दो। क्या तेरी माँ नहीं है? उसे क्या कमी है? खाना कपड़ा मकान क्या नहीं मिला उसे? मैं माँ की तरह महान नहीं हूँ, न मैं उनका सा जीवन जी सकती हूँ जहाँ परिवार में अपना गम भी हल्का करने की स्वतंत्रता ना हो। कोई ऐसा मजबूत कंधा ना मिले जिस पर सर रखकर अपने आंसू बहा सकूं।
पापा ने कहा, बहुत बड़ी हो गई है तू, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, कहाँ से सीखती है ये सब? कहीं तेरी माँ तो तुझे ये सब नहीं सिखाती? पापा जोर से सालू चिल्ला पड़ी, माँ को बीच में न लाएं, ये सब मैंने सीखा है आपके माँ के प्रति व्यवहार से। जब मैं छोटी थी तो नहीं समझती थी, माँ को रातों में रोते देख सोचती थी कि उनके कहीं दर्द हो रहा है। मैं पूछती थी, माँ क्यों रो रही हो, दवा लगा दूँ? तब मेरी बात सुनकर माँ हंस पड़ती थी, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान, यही थी उनकी पहचान। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आने लगी। मैं देखती थी कि माँ सुबह से देर रात तक काम में लगी रहती, फिर भी कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, उन्हें कोई तकलीफ़ है क्या। दादी, दादू, चाचू, बुआ और आप भी सब उन पर सवार रहते कि यह नहीं किया कि वह नहीं किया। हर समय जली कटी सुनाना, ताने उल्हाने मारना, नानू के घर को लेकर उन्हें उल्टा सीधा बोलना। और अब जब मैं पूरी तरह सब समझ गई हूँ तो कम से कम मैं ऐसा जीवन तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी। आपने कब एक अच्छा पति बनकर माँ का साथ निभाया है? अपने माता पिता, भाई बहन के कहे अनुसार ही आपने भी तो उन्हें अपमानित किया। अपना घर, माता पिता, भाई बहन सबको छोड़कर, आपका हाथ पकड़कर आपके भरोसे वह इस घर में आई थी। क्या आपने सपोर्ट दिया? आपने माँ को क्या कभी आपने माँ से पूछा कि वह क्या चाहती हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है? खाने की स्वतंत्रता नहीं, पहनने की भी नहीं, कहीं आने जाने की नहीं, सिर्फ सबकी इच्छानुसार लट्टू सी घूमती रहीं। उनका अपना अस्तित्व सा ही खत्म हो गया। वह केवल मिसेज लखन, किसी की बहू, किसी की भाभी और अपने बच्चों की माँ। वह खुद कौन थी, क्या थी, पता नहीं। अब पापा कुछ संपत स्वर में बोले, तू कब से इतना सब सोच रही है? मैंने जब से होश संभाला है माँ को रोते ही देखा है। याद है आपको, एक बार जब नानी की तबीयत खराब थी, तब आपने उन्हें यह कहकर, मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप उनकी सेवा करो, मायके जाने का भूल कर भी नाम नहीं लेना। माँ कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी, पर एक बार भी आपने मुझे मेरी माँ से मिला दो, किंतु आपने नहीं जाने दिया। चौथे दिन नानी माँ से मिले बिना ही स्वर्ग से धार गए। क्या यह अन्याय नहीं था? वे पत्नी हैं, आपकी बंधुआ मजदूर नहीं, जो उनके जाने से काम की परेशानी होगी, इस कारण वो अपनों से भी नहीं मिल सकती। मुझे याद है, माँ नानी की फ़ोटो देखकर चुपके चुपके रोती रहती थी। कोई उन्हें सांत्वना देने वाला नहीं था इस घर में। पापा, सब कुछ मैंने देखा है। आपको याद नहीं होगा कि एक बार जब चाचू अपने दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका सेकंड पार्ट अगर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।